Hello students, welcome to my YouTube channel नवोदन केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज जीवांश सक्सेना। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 लेक्चर से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी कर रहे थे। इसमें हमारा जो सबसे पहला लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, और जो सेकेंड यानी जो प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने sp3 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया था। सो इसी सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो आज थर्ड और लास्ट लेक्चर जो है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में। तो देखिए, अभी हम लोग जितने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि हम लोग उस हाइब्रिडाइजेशन के नाम से कैसे समझ सकते हैं कि उसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइज होंगे जा करके। तो उसी प्रकार से देखिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वाले हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, sp3d2। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली इसको समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर के 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो वहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, उस एटम के अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। देखिए हमने आपको अभी क्या बताया उसको रिपीट करते हैं। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एटम या फिर एलिमेंट के एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर के 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, sp3d2। ठीक है, आपको हमने पहले बताया है कि यहाँ पर ये 1s नहीं है, ये 3p नहीं है और ये 2d नहीं है। मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नाम नहीं है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या है। मतलब एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में हाइब्रिडाइज होकर के 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं तो उस एटम या फिर उस मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। समझ में आ गई आपको ये चीज़ है? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये प्लेस होता है। ठीक है, तो आज हम जो मॉलिक्यूल लेने वाले हैं वो है SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इसका हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हमको पता करना होता है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा। बहुत ही क्लियरली विजिबल है, सल्फर हमारा सेंट्रल एटम होगा इसमें। ठीक है, तो फिर वही हमारा काम यहाँ पर क्या आता है कि सल्फर एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इसकी कन्फिगरेशन क्या होती है, नियॉन की कन्फिगरेशन और 3s2 3p4। तो यहाँ पर देखिए वैसे दिख रहा होगा आपको। यहाँ अगर हम मान ले आपसे पूछा जाता है कि सल्फर का वैलेंस शेल कौन सा होगा, जाहिर सी बात है कौन सा है, 3 है। और आप जानते हैं कि थर्ड ऑर्बिट है, फिर थर्ड शेल जो होता है उसमें तीनों ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, sb होता है, pb होता है और साथ में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने 3s को देख लिया, 3p को देख लिया, लेकिन यहाँ पर 3d भी प्रेजेंट होगा, बट वो कैसा होगा, वैकेंट होगा, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान समझ लीजिए कि सल्फर उन चुनिंदा एटम्स में से एक है जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते जा करके हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह शो करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ एक एक्साइटेड स्टेट फॉर्म करते जा करके, लेकिन सल्फर जो है वो 2 एक्साइटेड स्टेट को फॉर्म करता है और इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं वो भी 2 होती हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसके पहले कन्फिगरेशन जो होती है उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा 3s ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल है और आगे क्या होगा, 3d ऑर्बिटल जो कि अभी कैसा है, वैकेंट है। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में कितने हैं, 4। तो 1 2 3 एंड 4। समझ में आ रही है आपको ये बात है? ठीक है, अब देखिए अभी तो ग्राउंड स्टेट की बात हो गई है। हम लोग क्या बात करने वाले, हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर 2 एक्साइटेड स्टेट होंगी जा करके। पहली वाली होगी तो उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो सल्फर एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कन्फिगरेशन में देखिए क्या होता जाए करके बेसिकली है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इसमें जो सल्फर जो है वो अपने 3p ऑर्बिटल का एक जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देता है, किसमें, 3d ऑर्बिटल में। क्यों कर देता है ऐसा, अब जैसे हमने आपको पढ़ाया भी, आपको पता भी होगा कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या करंट केस में क्या है, यहाँ पर 3p ऑर्बिटल हमारा कैसा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो ये अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को 3d ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा, तभी हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले केस में इस टाइम क्या कन्फिगरेशन हो जाएगी,
3s में तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब वहां पर अभी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे और हमारा p कैसा हो जाएगा, p हो जाएगा हाफ फिल्ड। अब क्या, पहले d वैकेंट था, लेकिन अब हमारे वाले इस वाले केस में क्या हो जाएगा, d में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस वाले केस में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए बॉन्डिंग के लिए, 4। हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए जा करके। तो अभी तो फर्स्ट एक्सटेट की बात कर रहे हैं, अगर इसी केस में फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा जा करके तो जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो होता जा करके SF4 यानी कि सल्फर टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो ये वाला केस तो हम बात कर रहे हैं कब होगा जा करके, जब सल्फर अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा। समझ में आ गई आपको ये बात है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सल्फर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, और जो हमारे काम की है उसी में जाकर के sp3e2 हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। ठीक है, इस वाले केस में अगर बात करते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, देखिए इसमें एक s 3p और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा जा करके। समझ में आ गई आपको ये बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं। सल्फर एटम इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो देखिए अभी तक क्या हुआ था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या था कि ये हमारा जो 3s ऑर्बिटल था वो तो अभी तक कंप्लीटली फिल्ड ही था, और p जो था वो हाफ फिल्ड था, और अब क्या हो गया, जो d ऑर्बिटल जो वो भी वैकेंट नहीं रह गया है, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की है। तो अब क्या होगा, ये 3s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये s है, ये p ऑर्बिटल है, और ये सल्फर का d ऑर्बिटल है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, इसका मतलब 3s में 1 बचेगा, p में हमने कुछ नहीं किया, यानी p कैसा रहेगा, हाफ फिल्ड ही रहेगा, और d में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे जाकर के। ये 3s है, ये 3p है, और ये 3d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इस केस में देखिए इसकी वैलेंसी अब कितनी एक्सटेंड हो गई जाकर के, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब ये 6 बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है, और यही हमारे काम का केस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस वाले केस में जो फ्लोरीन के संग में कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, SF6। तो देखिए पिछले वाले केस में जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा था, ये SF4 बना रहा था, और इस वाले केस में क्या होगा, ये SF6 को फॉर्म करेगा जा करके। ठीक है, तो अगर मान लिया हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले रहे हैं, तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से हाइब्रिडाइज होंगे आपस में, एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्लेस होगा जाकर के, एक ऐसा है, 3p है और 2d है, इसका मतलब है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझ में आ गई आपको ये बात है? वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, लेकिन यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जाकर के, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। देखिए दिख भी रहा है हमको 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें सल्फर में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, करंट में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि रियल में या फिर बॉन्डिंग वैलेंस ऑर्बिटल्स के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये रियल में SH6 मॉलिक्यूल जो होगा वो किस प्रकार से फॉर्म होगा जाकर के। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा सल्फर। हमने क्या बताया, सल्फर अब सेकंड एक्साइटेड में आ जाएगा तो क्या होगा, उसके पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जाकर के। अब वो देखिए किस तरह अरेंज होंगे जाकर के स्पेस में, तो हमने आपको देखिए इसमें क्या होगा, 6 में से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से, और वो प्लेन भी कैसा होगा शेप में, वो शेप होता है स्क्वायर प्लेन में। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, मतलब कि 6 में से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एक प्लेन में लाई करेंगे, और वो कैसे होंगे, जैसे कि मतलब एक स्क्वायर प्लेन में लाई करेंगे जाकर के। समझ में आ रही बात है? और जो बाकी बचे हुए 2 जो हैं वो एक सल्फर के ऊपर लग जाएगा जाकर के, और जो बचा हुआ जो है वो एक सल्फर के नीचे आ जाएगा। तो आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया कि किस प्रकार से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में अरेंज होंगे जाकर के। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, हमें इसमें फ्लोरीन को इंसर्ट करना है करके। आप जानते हैं कि फ्लोरीन की अगर मतलब कन्फिगरेशन लोग ड्रॉ करेंगे जाकर के तो क्या होगा, उसकी वैलेंस शेल कैसी हो जाएगी, 2p5, यानी कि उसमें क्या अभी एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा जाकर के, और कौन सा ऑर्बिटल है ये, p, और p में किस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखिए वो किस तरह से ओवरलैपिंग होगी जाकर के, ये एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये तीसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, और सिमिलरली और बाकी बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होता जाया करके SF6 मॉलिक्यूल का। समझ में आ गई आपको ये चीज़ है? ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए हम इसको एक तरह से बहुत सिंपली इंटरप्रेट करना चाहें तो वो किस तरह से किया जा सकता है। देखिए ये हमारा सल्फर होगा, सल्फर के एक फ्लोरीन यहाँ पर होगा,
हमने बताया ना आपको, चारों के चारों फ्लोरीन जो होंगे वो कैसे होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे जाकर के, वो प्लेन कैसा होगा, स्क्वायर प्लेन होगा, एक फ्लोरीन ऊपर आएगा और एक फ्लोरीन इस प्लेन के नीचे आ जाएगा जाकर के। समझ में आ गई आपको ये चीज़ है। अच्छा, अगर बॉन्ड एंगल्स की बात कर लेते हैं तो हमने आपको बताया कि ये फ्लोरीन के जो सल्फर के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में एक स्क्वायर प्लेन लाई कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर जो होता है उसका डायगोनल के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, यानी कि इसमें किन्हीं भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना होगा जाकर के, यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री होगा जाकर के। ठीक है, और ये भी आपको दिख रहा है कि ये जो दो फ्लोरीन, एक ऊपर और जो एक नीचे लगा हुआ है, वो इस प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, उसमें हर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है करके। और हमने आपको जब वेस्पर थ्योरी पढ़ाई थी तो इस टाइप का शेप क्या कहलाता है, वेरी गुड, ये शेप कहलाता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आपको ध्यान भी होगा शायद ये, तो ये वाला शेप हमारा क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। समझ में आ गई आपको ये बात है, वेरी गुड। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से SF6 मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडेशन फॉर्म होता है करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे जो नेक्स्ट हाइब्रिडेशन और लास्ट हाइब्रिडेशन का टाइप जो है उसको पढ़ लेते हैं, जो कि है sp3d3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो चलिए अगर आपसे पूछें कि ये जो sp3d3 हाइब्रिडेशन जो होगा इसमें कितने या फिर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, तो आप इसको बहुत इजीली बता सकते हैं। देखिए वो कौन कौन से होंगे। देखिए अगर मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर के 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, और वो कैसे होंगे, आपस में उनका शेप, साइज और एनर्जी कैसी होगी, एग्जैक्टली सिमिलर होगी जाकर के। तो वहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। देखिए हमने क्या बताया आपको, अगर किसी भी एटम या फिर एलिमेंट के अंदर उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर के 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस एटम के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। समझ में आ गया आपको ये चीज़ है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक मॉलिक्यूल की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं इसको और डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, तो आज हम लोग जो मॉलिक्यूल लेने वाले हैं वो है IF7 यानी कि आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, तो चलिए इसको हमारा सबसे पहले काम क्या होगा इसमें जाकर के कि इस मॉलिक्यूल का हमको सेंट्रल एटम फाइंड करना है, वो कौन सा है, आयोडीन। ठीक है, तो फिर हमारा वही काम यहाँ पर क्या आएगा कि आयोडीन एटम इन ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले हमको वही काम करना होता है कि आयोडीन एटम इन ग्राउंड स्टेट की अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं तो वो क्या होती है, क्रिप्टन की कन्फिगुरेशन, फिर आता है 4d10 और उसके बाद में 5s2 5p5। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख पा रहा होगा कि इसका वैलेंस शेल कौन सा यहाँ पर है, 5th है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे कौन से यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ S और P। और इसका मतलब जो है इसका 5d ऑर्बिटल जो होगा वो कैसा होगा, वैकेंट होगा जाकर के। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, सिर्फ वैलेंस शेल कंसिडर किया जाएगा बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए ये इसका 5s है, ये 5p होगा जाकर के, और ये कौन सा होगा इसका 5d। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को देख लेते हैं तो देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, और d कैसा है, d अभी भी हमारा वैकेंट है, बिल्कुल वैकेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी जाकर के। ठीक, अब देखिए हमने आपको बताया था कि अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एटम्स जो है वो वेरिएबल एक्साइटेड स्टेट या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आयोडीन भी जो होता है वो भी काफी टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है करके। हम लोग अभी सिर्फ उसको कंसिडर करने वाले हैं जो इस हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगी जाकर के। ठीक है, तो हम इसको जनरली लिख देते हैं सिर्फ आयोडीन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होता है जाकर के बेसिकली है वो यहाँ से अपने 2 और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन को, मतलब अपने 5p ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को और 5s ऑर्बिटल में से 1 इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देगा। तो देखिए क्या होगा जाकर के, ये इसका s है, ये 5p है, और ये इसका कौन सा ऑर्बिटल है, ये इसका 5d ऑर्बिटल है। हमने क्या बताया कि अभी तक इसमें से 5s में से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा d में, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 1, और डी में हमारा 1 पहले से पहुंच चुका है। ठीक है, और वहीं यहाँ पर क्या होगा जाकर के, ये क्या चाहेगा, ये हाफ फिल्ड होना चाहेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर पी में हमने सब जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स बचे थे वो कहाँ चले जाएंगे, डी में चले जाएंगे। इस प्रकार से समझ में आ गई आपको ये चीज़ है। तो देखिए अगर काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जाकर के, 1 2 3 4
5 6 7, यानी कि इस वाली हाइब्रिडेशन में कितना हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है 7। और इस टाइप का हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगा जा करके हम लोग खुद पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर एक s यूज हो रहा है, 3 p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं और 3 d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। समझ में आ गई आपको ये चीज है, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आयोडीन के अराउंड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है और किस तरह से IF7 मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा आयोडीन एटम। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा अब क्या हो रहा है। अभी हमने आपको जो पिछली बार जो sp3d2 हाइब्रिडेशन पढ़ाया था उसमें बताया था कि हमने कि उसमें 6 में से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक प्लेन में लाई कर रहे थे जाकर के। वो कैसा प्लेन था, स्क्वायर प्लेन था जाकर के। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, इसमें क्या है हमारे पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है और 7 में से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। वो भी कैसा प्लेन होगा, पेंटागोनल प्लेन होगा। देखिए किस तरह से होगा वो हमारा प्लेन। तो पेंटागन हमको पहले ड्रॉ कर लेना। देखिए इसको ड्रॉ करने का तरीका आप देख लीजिए, ये आयोडीन है। आप आयोडीन के अराउंड एक डॉटेड पेंटागोनल प्लेन को ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से कुछ। समझ में आ गई आपको ये चीज है। तो बस अब जो हमारे पास इसके जो वर्टिसेस मिल जाया करके इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज कर देना है। देखिए ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो देखिए हमने 7 में से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज कर दिया जाया करके। अब बचे कितने, 2। सिंपल सी बात है, एक जो है वो इनके ऊपर हो जाएगा और जो बचा हुआ जो है वो कहाँ जाएगा, एक इसके नीचे आ जाएगा जा करके। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए फ्लोरीन की बात कर ले रहे हैं तो फ्लोरीन जैसे हमने आपको पिछले बार बताया था, फ्लोरीन की वैलेंस हमारे जिसमें बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कौन सा करेगा जा करके 2p5। इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, वैकेंट है, इसके पास एक वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन का ये एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये सेकंड फ्लोरीन का सिमिलरली, ये थर्ड का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और देखिए ये एक हमारे पास बच रहा है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये कौन सा हो गया, 7। इसका मतलब इसमें कितने फ्लोरीन ऐड होंगे जाकर के, 1 2 3 4 5 6 और 7। और देखिए ये इस प्रकार से हमारे पास बॉन्ड फॉर्मूला में इसको शेड कर रहा है करके ये हमारे पास इसकी क्या है, ओवरलैपिंग हो गई। समझ में आ गई आपको ये चीज है। अब देखिए अगर मान लिया तो इसका एग्जैक्टली पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर हो गया जा करके। अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी को शॉर्टकट कर देते हैं तो क्या होगा जा करके, इसमें ये आयोडीन है, फिर हमारा काम वही रहेगा। इसमें सिमिलरली ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, 5वां फ्लोरीन, ये कहाँ पर होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक पेंटागोनल प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, बॉन्ड बनाना मत भूल जाइएगा क्योंकि मतलब बॉन्ड तो इंपॉर्टेंट ही, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड होते जा करके हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एक फ्लोरीन जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है और बचा हुआ एक फ्लोरीन कहाँ पर है, इसके नीचे लगा हुआ है। समझ में आ गया आपको ये चीज, बहुत इसको इजीली समझ लीजिए, बिल्कुल रिवर फ्लो के हिसाब समझ लीजिए इसको कि एक आप कोई एक पेंटागन अपने माइंड में सपोज कर लीजिए, पेंटागन है, इसमें यहाँ पे सेंटर में आप इसमें आयोडीन रख दीजिए और इसके चारों पांचों वर्ड से क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन अटैच कर दीजिए और बाकी जो बचे हुए हैं इसके एक परपेंडिकुलर, एक ऊपर के लिए लगा दीजिए इस प्लेन के और एक नीचे के लिए लगा दीजिए। समझ में आ गया आपको ये चीज है। अच्छा अगर बॉन्ड एंगल की बात कर लेते तो बॉन्ड एंगल क्या होगा जा करके, तो देखिए जो प्लेन में जो हमारे पास फ्लोरीन लाई कर रहा है करके तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि ये जो ऊपर और नीचे फ्लोरीन जो है वो कैसे हैं, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सिंपल सी बात, इनका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो sp3d3 हाइब्रिडेशन जो होता है उसमें जो प्लेन में जो बॉन्ड्स लाई करते हैं करके प्लेन में जो हाइब्रिड लाई करते हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 72 डिग्री। और जो ऊपर नीचे जो परपेंडिकुलर जो होते हैं वो तो ऑब्वियस ये बात है, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हमने आपको जो वेस्पर थ्योरी में भी बताया था कि इस टाइप की ज्योमेट्री का नाम क्या होता है करके, इस वाले को ज्योमेट्री कहा जाता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो आपको ध्यान रखना है कि sp3d हाइब्रिडेशन जो होता है उसका शेप कैसा होता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, IF7 हो जाएगा। समझ में आ गई आपको ये चीज है। तो देखिए आज बस ये लास्ट लेक्चर था हाइब्रिडेशन का, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने सारे के सारे हाइब्रिडेशन के टाइप को बहुत ही डीपली पढ़ाया, बहुत ही अच्छे समझाया है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कुछ नए टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।